नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़ एमडी एग्रीमेंटर्स। और गाइज आज एफसीआई एजीएम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम बहुत नजदीक है और आप लोगों की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, तो इसी के साथ हम भी आपके लिए एक सीरीज जो क्वेश्चंस की फॉर्म में है आपके लिए लेके आए हैं और डेफिनेटली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। लगातार आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम आईसीआर नेट के लिए आपका एक बैच लेके आ रहे हैं 1 जुलाई से। क्या बोला मैंने गाइस? 1 जुलाई से जो भी बच्चे एमएससी इकोनॉमिक कर चुके हैं और आईसीआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आने वाले 1 जुलाई से। और वो हमारा बैच जो है कंप्लीटली जो आपके 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के साथ जो पीएचडी नेट कर चुके हैं, कम से कम 3 से 4 बार क्वालिफाइड हैं, उन्हीं टीचर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो गाइज आज का टाइम आप वेस्ट ना करते हुए हम आपके एफसीआई एजीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया चैनल जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपके अवेलेबल हैं, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, खासकर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों चलते हैं आपका समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने यहां पर? देखिए आपको पता होगा एफसीआई के अंदर जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एग्रीकल्चर या बेसिक एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आपके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सोइल साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड है और इसी के साथ आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन है ना, क्योंकि एनवायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस और उसी के साथ आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाइस पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में या 2 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाना, लेकिन यह पॉसिबल है कि हम आने वाली सीरीज में आपको क्वेश्चंस का एक बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाएं जिससे आप लोग कम से कम सेटिस्फाइड हो सकें और जिससे आप लोगों को कम से कम एक नॉलेज मिल सके कि हां ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इस कंटेंट के अंदर जो आपका कंटेंट अवेलेबल है या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव ही हैं। कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर एग्जाम, इसका कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम नहीं है। देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि इसका पीछे कोई एग्जाम नहीं हुआ है डियर, है ना। तो जो भी लोग इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम दे रहे हैं दे आर डेफिनेटली ब्लफिंग यू, है ना। तो ब्लफिंग कर रहे हैं, तो ब्लफिंग देखो उनका काम है, आपका काम है पढ़ना। आप प्लीज इनके ऊपर इन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम केवल सिलेबस के ऊपर फोकस करते हुए और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बेहतरीन हो सकते हैं उनका प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप डेफिनेटली बेटर बनते जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जब भी आपके किसी भी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सुनिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, पहले आपका क्वेश्चन होता है, फिर आपके यहां पर 4 या 5 जो भी ऑप्शन होते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखते हुए हम इस प्रकार से रियलाइज करते हैं यहां पर कि हमारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो हम ए करें, बी करें, सी करें या डी करें। हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से किसको करें। देखिए गाइस अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो इनमें से आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने कभी भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में जाना हुआ है, तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप उस क्वेश्चन के कैसे आंसर कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो रटी रटाई बातों को अगर आप करोगे, फॉलो अप करोगे, है ना, तो मैं देखो आपको कभी भी पढ़ाते हैं ना तो उस समय यह चीज मैटर रहता है कि आपको किस प्रकार से एक इजी में कोई भी चीज अंडरस्टैंड करवाई जा सके, है ना। क्योंकि अब पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ऑप्शन हमारे अवेलेबल हैं और ऑप्शन हमारे अवेलेबल हैं, तो इन ऑप्शन में से कैसे चूज किया जाए। तो आप क्या करते हो, कई बार हमारे ऑप्शन को चूज किया होता है और उसके बाद हम गलती से क्या कर देते हैं, बी को अगेन चूज कर लेते हैं। देखिएगा अगर आप 99% बोल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर डेटा आपको कभी पढ़ा हुआ है और आपके माइंड में पहला कोई ऑप्शन क्लिक करता है और बाद में उसको आप गलत करने की कोशिश करते हो
हो तो ये समझ लेना कि वही आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है। हम क्या करते हैं, हम बाद में जो फीलिंग्स आती हैं वो 99% हमारी गलत होती हैं, लेकिन पहले जो आपने क्वेश्चन का आंसर लगाया था वही आपका राइट आंसर होता है। ये 99% आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में हमारे माइंडसेट को चेंज करते हैं और आपका ऑप्शन चेंज करके आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं अरे यार लगाया तो मैंने यही आंसर था बट आंसर ये था, है ना। तो अब आपका क्या करें, गलती हो चुकी है, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है और माइंड में कोई ऑप्शन आपको फ्लक्चुएट कर रहा है, डेफिनेटली ये समझ लेना कि 100% इंट्यूशन आपकी जो है वो राइट आंसर की तरफ होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है इसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि आपका इनमें से जो एक्टिव फैक्टर है सोइल फॉर्मेशन का वो कौन सा है, क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टाइम। आप लोग जानते होंगे आपके जब भी हम सोइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेनली आपके 5 इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर होते हैं। 5 फैक्टर्स में से अगर हम बात करें तो 4 फैक्टर यहां पर लिखे गए हैं। एक फैक्टर आपका और होता है जिसे आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिज्म, जिसे आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिज्म। और आप लोगों को पता होगा हमारे 2 फैक्टर एक्टिव होते हैं, बाकी 3 हमारे क्या होते हैं, पैसिव फैक्टर होते हैं। इनमें से क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, एक्टिव फैक्टर है, और बाकी हमारे क्या हैं, पैसिव फैक्टर हैं। इनमें से जो हमारा पेरेंट मटेरियल है, रिलीफ है, या आपका टाइम है। पेरेंट मटेरियल के साथ कई बार आपका टोपोग्राफी आपका रिलीफ के साथ आपका टोपोग्राफी भी लिखा होता है, तो इस चीज को आप ये याद रखिएगा। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि उसका स्लोप कैसा है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लाइमेट और आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, यहां पर एक्टिव फैक्टर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टिव फैक्टर इनमें से कौन सा है, ऑर्गेनिज्म ऑप्शन में नहीं था, केवल आपका क्लाइमेट दिया गया था, तो आंसर आपका क्या जाएगा, क्लाइमेट जाएगा। होपफुली आपको ये चीज पता लग गई होगी। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन आल्सो बी कोज्ड बाय, कि आपका जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी वजह से हो सकता है, आयरन इन वाटर, सल्फेट इन वाटर, नाइट्रेट इन वाटर, आर्सेनिक इन वाटर। देखिए गाइज, ये आपका जो बच्चे होते हैं 6 मंथ के इन्फेंट्स होते हैं ज्यादातर, उनके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है जब वो नाइट्रेट का एक्सेस अपटेक कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका नाइट्रेट जब वाटर में ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो आपका देखने को मिलता है। ये नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ आपका मिथोग्लोबिन जो है वो क्रिएट करने का काम करेगा, और उसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि हमारा जो नाइट्रेट है, जब आपके नाइट्रेट की बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर जब बच्चे में चला जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है, और वो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कैसे आने के चांसेस है, तो आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में आपने देखा होगा कि आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में इंक्लूड है, तो वहां से याद रखिएगा कि एनवायरमेंट पोल्यूशन से ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा आपको, और भी क्वेश्चन है, मैं आज एनवायरमेंट पोल्यूशन के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, सो दैट अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको गलत ना कर सकें, ठीक है। तो कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन टॉपिक को पढ़ सकते हो, खासकर जैसे एनसीईआरटी वगैरह बुक से आपको जो है हेल्प मिल सकती है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है आंसर क्या होगा, नाइट्रेट इन वाटर। अगला हमारा है फ्रैंकिया इज एसोसिएटेड विद, जो फ्रैंकिया है वो किससे एसोसिएटेड है, नाइट्रिफिकेशन से, डीनाइट्रिफिकेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, या आपका अमोनिफिकेशन से। देखिए गाइस क्या होता है, फ्रैंकिया हमारा क्या है, ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये हमारा बैक्टीरिया यानी कि एक्टिनोमाइसिड्स एक्चुअल में, और एक्टिनोमाइसिड्स करते क्या है, ये आपके प्लांट की रूट के साथ आपके नोड्यूल क्रिएट करते हैं, और नोड्यूल क्रिएट करने के बाद वहां पर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो हमारा क्या होगा कि फ्रैंकिया जो है, जैसे आपके लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर आपका राइजोबियम होता है, सेम वैसे ही ये ट्री के अंदर आपका नोड्यूल फॉर्मेशन करने का काम करता है सॉरी, तो आपका नोड्यूल फॉर्मेशन क्रिएट करने का काम करता है, और नोड्यूल फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, ठीक है। तो ये आपको ये जरूरी नहीं कि नोड्यूल फिक्सेशन, नोड्यूल होगा तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, लेकिन जो आपका फ्रैंकिया है वो आपके एक्टिनोमाइसिड्स हैं, और एक्चुअल में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। नाइट्रिफिकेशन आपको पता होगा, जब आपका जो नाइट्रोजन है वो आपका कहीं ना कहीं अमोनिया फॉर्म से जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, है ना। तो अमोनिया से जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तो जब आपका अमोनिया की बात करते हैं तो उससे आपका ये NO2 नेगेटिव, और NO2 नेगेटिव से ये क्या होता है आपका NO3 नेगेटिव, ये हमारा क्या होता है, नाइट्राइट होता है, और ये हमारा क्या होता है, नाइट्रेट होता है। तो याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं नाइट्रेट के केस में, तो यहां पर ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक, इसको आप बोलते हैं जी नाइट्रिफिकेशन,
ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब ये आपका वापस से कन्वर्ट हो जाता है, इससे आप क्या बोलते हो, डीनाइट्रिफिकेशन। दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर आपके जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं वो आपके स्यूडोमोनाज और आपका बेसिलस वर्क करेगा। ये कई बार मैंने बताया हुआ है ना, कई आपको दफा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं वो आपका नाइट्रोसोमोनाज करता है यहां पर, और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है तो वहां पर आपका नाइट्रोबैक्टर वर्क करता है। तो प्लीज इनको यह भी याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी आपके क्वेश्चन बार बार आ जाते होते हैं, है ना। तो ये कई बार लगता ही है कि यार हम बार बार पढ़ रहे हैं इन चीजों को, है ना, तो बार बार पढ़ रहे होते हैं, ऐसे लग रहा है यार ये मतलब हमें बताया जा रहा है और हम इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कई बार इजी जो चीजें होती हैं वही आपके एग्जाम में रिपीट हो जाती होती हैं, और उन्हीं इजी चीजों को हम गलत कर देते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है, हम इसी चक्कर में उनको रिपीट नहीं करते हैं, हम उन्हीं चीजों को, या जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बेसिक लगते हैं, और हम इस वजह से उनको रिपीट नहीं करते हैं। अरे यार ये तो हमें आता है, तो जो आपको आता है ना उसको और अच्छा करना चाहिए। उसको चाहे आपको 10 बार भी पढ़ने को मिले या 20 बार पढ़ने को मिले तो पढ़ो उसको, क्योंकि जो चीज आपको आती है वो अगर बेहतरीन हो गई, उस पर अगर कमांड हो गई, तो कम से कम वो हमारा क्वेश्चन कभी जिंदगी में क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो ये चीज आपके जहन में बिठा लीजिए। ये तब हमें आपको समझ में आता है जब हम एग्जाम क्रैक या तो कर लेते हैं और किसी एक अचीवमेंट पे चले जाते हैं, या फिर आप 2-4 साल के बाद नहीं करते हो। दोनों ही सिचुएशन में आपको जो है ये बात कहानी समझ में आ जाती है कि जो हमारी इजी चीजें थी, जो हमारी बेसिक चीजें थी, उन्हें हमें जरूर रिपीट करके पढ़ना चाहिए था। उन्हीं को हमने छोड़ दिया था तो हमारे क्वेश्चन भी ज्यादातर वहीं से देखने को मिले थे, या उसी के साथ कोरिलेशन में देखने को मिले थे, और उसी वजह से हमारे जो है नंबर कम आए थे। तो हम क्या करना चाहिए, बेसिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी के बाद आपका इसके अंदर मैंने बता दिया आपको यहां पर, तो आपका क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में फ्रैंकिया जो होता है वो आपका वर्क करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज यूजफुल फॉर फूड सिक्योरिटी एज इट इज रिच इन। देखिए गाइस यहां पर क्या बोला गया कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम क्रॉप है एक्चुअल में, है ना, आप जानते होंगे गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसको क्यों आपका बनाया गया, इसकी रीजन क्या है। इसके अंदर देखो वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत बारे में बताया हुआ है, इसका सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं एक वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। ये क्वेश्चन एज इट इज कहीं आया हुआ था किसी एग्जाम में, याद नहीं है, मैंने उठाया था कहीं से, तो ये एज इट इज आया हुआ था और उसमें ये ऑप्शन इस प्रकार से थे, तो मुझे अच्छा लगा ये ऑप्शन इस प्रकार से और क्वेश्चन इस प्रकार से अगर बाय चांस आ जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो आपका एफसीआई किससे रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को लेके आया था। अल्फा कैरोटीन, सेलुलोज, बीटा कैरोटीन या फिर आपका बायोटीन, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है हमारा, जो आपका जीएम क्रॉप के बारे में हमने राइस के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में कई बार पढ़ा है ना, लेकिन उसका क्वेश्चन का फॉर्म आपका किस प्रकार से चेंज हो गया और आंसर भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म क्या हुआ, हमारा चेंज होने का काम हुआ, है ना। तो इसको इसी प्रकार से जब क्वेश्चन जितने मिलेंगे, क्वेश्चन जितने आप ग्रैब करोगे, उतना ही समझना कि हमारा जो मैच्योरिटी लेवल है एग्जाम को अंडरस्टैंड करने का वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, और जितना आपकी एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगी उतना ही समझना कि आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए एबल होते हो। देखिए कोई भी एग्जाम आपका है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप कंडक्ट करने के लिए बैठ रहे हो और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये बातें सुनने को आज ही ऐसे लगता है कि शायद यार पता नहीं क्यों ऐसे ही मतलब लग रहा है, लेकिन हमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जब भी एग्जाम क्रैक होता है तो उसके लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। हम बोलते हैं ना कि यार ये लोग मतलब कितना बेवकूफ बनाते हैं, कोई ये करता है कोई वो करता है, एक्चुअल में जितने भी सही लोग हैं, चाहे किसी को भी सुन के देखिए, हर पर्सन ने बताया है हार्ड वर्क, जो आपका कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये तीन चीजें आपको इक्वली मेंटेन रखनी चाहिए। अगर आप नहीं मेंटेन रखते हो तो डेफिनेटली आप ये समझना कि आप जो है कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो। जिन लोगों ने गलतियां की उससे हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है। किसी के टाइम टेबल को फॉलो मत करो, टाइम टेबल खुद का रखो, लेकिन किसी की गाइडलाइन क्या है, वो कैसे प्रिपरेशन किया, उसको फॉलो करो। क्योंकि देखो आप किसी के टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, किसी की कंडीशन आपकी बहुत मिजरेबल होती है, किसी की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो आपकी कंडीशन क्या है उसके बिहाफ पर अपने जो है अपने आइडिया क्रिएट करो और अपने
आपका टाइम टेबल सेटेबल करो और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका लगातार कंटिन्यू प्रिपरेशन करने का काम करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम सोच रहे होंगे कि शायद यार हमें करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए, उसका एक ही कारण है क्योंकि हमने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा था, है ना। तो आज भी मौका है, कोई बड़ा टाइम नहीं है, कोई ये नहीं कि बहुत टाइम बीत गया है, अभी एग्जाम का आना बाकी है और आप लोग जो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो आप जितने भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये भी है कि इसके अंदर भी अगर लग जाते हो तो 25 और 25 आपकी 30-35 तो पोस्ट है सारी की सारी, तो आपका कहीं ना कहीं अगर 40-50 लोग लग भी जाएंगे तो बाकी लोग तो अभी भी प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, उनके पास तो अभी भी मौका है। तो अगर आपके पास मौका है और अगर आपने पढ़ना है तो उसको छोड़िए मत, अपना डेडिकेशन कभी भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में कभी भी कोई पोस्ट आ सकती है और यह बात समझ के चलना कि इन्हीं लेवल के जो एग्जाम होंगे इन्हीं को हमें फेस करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी चीजें सेम रहती हैं, तो हमें इन प्रिपरेशन को क्यों छोड़ें, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, वरना आप लोगों को ताने देने वाले बहुत बैठे हुए हैं, है ना। और यह बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को आप कितना भी कुछ मर्जी कर लीजिए लेकिन आपके लिए हमेशा एक बंद दरवाजा ही मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को, क्योंकि देखो आप अपने सही कर्म करते रहिए, जितना आप अच्छे कर्म करते रहेंगे ये मान के चलिए कि आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आप अपनी आदतों को किसी मत छोड़िए, बाकी किसी दूसरे की आदत को मत देखिए, कोई कौन क्या कर रहा है किसी से कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आप अपना अच्छा दीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगर हम इसमें बात करते हैं तो बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये आपका विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ये किसका होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी कि विटामिन ए को इंक्रीज करने का काम करता है और ये आपका एक्चुअल में गोल्डन राइस के अंदर अवेलेबल होता है। और कहीं ना कहीं विटामिन ए जो है वो आपका आजकल फूड में डेफिशिएंट है, तो इसकी वजह से ये अगर इंक्रीमेंट होगा इसका तो डेफिनेटली आपको कई डिजीज और डिसऑर्डर से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, आपका जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है वो इंक्रीज होगा और उसी के साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसमें एक हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीटा कैरोटीन या विटामिन ए दोनों में से कोई भी एक है तो वो एक ही बात होती है, वहां पर लिखा हुआ होता है, तो इसको याद रखिएगा। आपका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, बीटा कैरोटीन की किसके अंदर आइए आपका रिच होता है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कि रिन्यूएबल सोर्स जो आपका सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स जो आपका है वो आपका एनर्जी का क्या है। रिन्यूएबल की अगर हम बात करें या नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। रिन्यूएबल सोर्स की अगर हम बात करें तो वो सोर्स होते हैं जो अगेन से रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि सनलाइट है, आपका विंड है, ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है ना। एनर्जी के जो है वो आपके क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू हो सकते हैं। दूसरा नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो कि जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये आपका लगातार क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना, बहुत टाइम ले लेते हैं ये बनने के लिए और अभी हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना। तो इनको हमें क्या है, बचाना है, तो और हमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, रिलायबल रहना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर हम रिलायबल रहना चाहते हैं तो हमें इनको बचाना भी पड़ेगा, हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो आपका आंसर यहां पर क्या जाएगा, विंड एनर्जी जो है वो आपका क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर एनवायरमेंट की बात करते हैं और एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात करते हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। इनको, ये तो इजी चीजें हैं ना, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी, 9th और 10th क्लास में आपने डेफिनेटली इसके ऊपर स्टडी किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कैम इन टू द फोर्स इन द ईयर, कि जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपका कब आया था, 1970 के अंदर, 1974 के अंदर, 1984 के अंदर या 1986 के अंदर। देखिए साथियों, आप लोग जानते होंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं तो कब हुई थी, ये आपकी 1984 के अंदर दिसंबर में, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो वो आपकी दिसंबर 1984 के अंदर ये ट्रेजेडी हुई थी। आपको याद होगा गैस जो है लीक हो गई थी और उसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ था और बहुत लोग मारे गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट की आंखें खुलनी स्टार्ट हुई और उसकी वजह से 1984 के बाद आपका 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपका क्या हुआ, 1986 के अंदर ये एक्ट आपका लाया गया, जिसकी वजह से आपका द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका 1986 के अंदर क्या हुआ था, फोर्स में आया था। तो ये चीजें हैं कि जिससे हम क्या होता है, कई
बार हिस्ट्री भी याद रह जाती है और हिस्ट्री के पॉइंट भी याद रह जाते हैं और उसके रिलेटेड आपका जो आने वाला एक्ट है वो भी हमारा याद रह जाता है। तो ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा एक वे है कि हमारी अप्रोच क्या हो सकती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रति, कि जिससे हमारे उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो हमें समझ में आ जाए। देखो रट्टा लगाना, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा सकता था, नोट ए बिग डील, वहां पर भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपको दे देता हूं तो एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास वो एक विजन नहीं है कि इसके पास हम किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आप उनको अप्रोच कीजिए एक पर्टिकुलर वे के अंदर और एक बेटर वे में। जितना आप बेटर वे में उसको अप्रोच करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के उतने ही नजदीक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो अगला क्वेश्चन है which suspended particulate matter in air is considered most harmful for the human health। कि अगर हम बात करते हैं यहां पर तो कौन सा सस्पेंडेड जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है वो आपका एयर के अंदर सबसे ज्यादा हार्मफुल है, 2.5, 5, 10 pm या आपका 15 पार्टिकुलेट मैटर। देखिए गाइज आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं तो 2.5 जो आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है वो आपका बहुत हार्मफुल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे एनवायरमेंट के अंदर आज जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट अवेलेबल हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, चेन्नई या फिर आपके बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर आज पोल्यूशन का बहुत बड़ा लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो 2.5 जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है ये जब आपका अंदर बॉडी के चला जाता है तो ये आपका एक्चुअल में क्या करता है, ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जाकर और आपका बॉडी से ना तो बाहर निकलता है और ना ही उसके अंदर जो है एक्चुअली में वहां पर जाकर कंजस्टेड हो जाता है और वो एक प्रकार से बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक आपका प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है और डेफिनेटली ये आपका डेथ की तरफ आपको लेके जाने का काम करता है। तो ये आपका बहुत हार्मफुल होता है और इसी के साथ बाकी भी आपके जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि आपका गैसेस हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना, सल्फर ऑक्साइड्स हैं आपका, या फिर आपका अगर हम बात करें जिनकी वजह से एसिड रेन होती है, या फिर हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं है ना, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह हैं, या फिर आपका मीथेन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी क्या करती हैं, ये भी आपके कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हीट ट्रैप करती हैं और वो हमारे जो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके मैं लेके आया हूं और उनमें से आपका आगे आने वाले के लिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, 2.5 pm होगा। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है सैलाइन सोइल रिक्लेमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, कि सैलाइन सोइल का जो रिक्लेमेशन है वो किसकी हेल्प से होगा, लाइम से, जिप्सम से, लीचिंग से या आपका आयरन पायराइट से। तो याद रखिएगा जो आपका सैलाइन सोइल है उसका रिक्लेमेशन आपके लीचिंग के द्वारा होता है, क्योंकि आपका लाइम के द्वारा आप क्या करते हो, एसिडिक सोइल का रिक्लेमेशन करते हो, जिप्सम के द्वारा आप एल्केलाइन सोइल का रिक्लेमेशन करते हो। मैंने एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप इस पर्टिकुलर अगर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो सोइल के ऊपर ही मैंने प्रॉब्लमेटिक सोइल का एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको जाकर अच्छे से रियलाइज करने का काम करिएगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लमेटिक सोइल का पूरा टॉपिक आपके एग्जाम में है। और अगर आप इसको पढ़ पाते हो, अगर उसको वहां से आप देख पाते हो, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, आपने देखना हो तो देखना, नहीं देखना हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना है कि उसमें से अगर आपने पढ़ लिया उसको पूरा का पूरा, डेफिनेटली आपके 1 से 2 नंबर के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ये क्यों होते हैं वो भी समझाया गया है, किसको आप यूज करते हो ये भी बताया गया है। लीचिंग जो है वो सैलाइन सोइल में आप क्या करते हो, यूज करते हो उसको रिक्लेमेशन के लिए, जिससे क्या होता है, सोल्ट जो होता है वो पानी के साथ आपका नीचे की लेयर में चले जाते हैं, जिसे आप जानते भी होंगे हमारा एलुविएशन या फिर एलुविएशन। एलुविएशन जो होता है वो आपका सरफेस सोइल में होता है और एलुविएशन जो होता है वो हमारा सरफेस लेयर में होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा एलुविएशन प्रोसेस है जो सब सरफेस लेयर में होता है, वहां पर आपका क्या होता है कि एनवायरमेंट के अंदर अगर हम बात कर, सॉरी आपके सोइल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो लेयर होती है उसमें ऊपर की लेयर से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके निकलकर वॉश आउट होकर और नीचे की लेयर में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट के अंदर डिपॉजिट होने की प्रोसेस को ही यहां पर आप क्या बोलते हो, एलुविएशन बोलते हो। जब नीचे की लेयर में चले जाते हैं और ऊपर से लेयर निकलना को क्या बोलते हो आप, एलुविएशन बोलते हो। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपसे पूछ ले कि ए ओरिजिन में आपका एलुविएशन किस ओरिजिन में होता है तो वो ए में होता है, एलुविएशन किस में होता है तो वो आपका बी में होता है। तो इसी प्रकार से इसके बहुत सारे एस्पेक्ट आपके प्रॉब्लमेटिक सोइल के मैंने डिस्कस किए हुए हैं। डेफिनेटली आपको उस वीडियो से हेल्प मिलेगी, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो कभी भी। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रोइंग प्लांट ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज
टर्म्ड एज, क्या बोला गया कि अगर हम बात करते हैं एक सेम फील्ड के अंदर सेम टाइम के अंदर अगर आप डिफरेंट हाइट की क्रॉप को एक साथ में लगाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, या उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं? क्या वो हमारा सिनर्जेटिक क्रॉपिंग होगा, क्या वो हमारा इंटर क्रॉपिंग होगा, क्या वो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग होगा, क्या वो हमारा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होगा? तो देखिए, जो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपका यील्ड पर यूनिट एरिया क्या होना, इंक्रीज होना, जब आपका उन क्रॉप को दोनों को एक साथ में लगाया जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर इस बात को हमें डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे हमारा डिफरेंट हाइट का कोई फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि डिफरेंट हाइट की क्रॉप को एक साथ में लगाना। तो ये तो कोई भी आपकी क्रॉप हो सकती है, एक आपकी जो है डिफरेंट हाइट की नहीं भी होंगी तो भी आपका सिनर्जेटिक क्रॉपिंग हो सकता है। दूसरा हमारा इंटर क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो इंटर क्रॉपिंग में आप कोई भी दो क्रॉप एक साथ में लगा सकते हो, डिफरेंट हाइट का होना यहां पर कभी भी कंपल्सन नहीं होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आप कोई भी आपकी अलग अलग क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो, तो ये भी आपका कोई नहीं बनता। लेकिन आप मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की जब भी बात करते हो तो ये हमारा ऐसा इंटरक्रॉपिंग का टाइप है जिसके अंदर आपका डिफरेंट हाइट की क्रॉप को आप एक साथ में लगाने का काम करते हो। तो इसका आंसर जो जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, डिफरेंट हाइट के केस में तो वो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होगा, या इसके लिए मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग भी इसको बोलते हैं, मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग भी इसी के लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपका याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में आ रहा है। देखिए गाइस, मैं फिर बोलता हूं कि आपके लिए आप जब पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पढ़ा। आपने जो पढ़ा क्या वो आपको याद है, क्या वो आपने जो पढ़ा वो आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में रहेगा, ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, आपने कितने घंटे पढ़ा, डजंट मैटर। कहां से पढ़ा ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन कितना बेटर पढ़ा, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आपके लिए मैटर करता है। आज हम क्या करते हैं, आज एक छोटी सी अमाउंट के लिए हम एक नुकसान कर लेते हैं अपना क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए बहुत, अब देखो मैं सिंपल बात बोलूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां पर अभी भी रिसेंट में जब से आपका एफसीए का नोटिफिकेशन आया है, लोग हजारों की तादाद में कॉल कर चुके हैं। पिछले 3 दिन से फोन उठाने तक का टाइम नहीं था, इतने फोन और इतने मैसेजेस अभी अवेलेबल हैं, मैं आधों का रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूं कि सर प्लीज, क्योंकि अभी 1 मंथ बाकी है, और बोले कि सर हमने अपना पैसा इतनी जगह पे वेस्ट किया हुआ है कि हम दोबारा पैसा लगाने के लिए औकात में नहीं है, हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम दोबारा पैसा लगा सकें। और पहले हमने सोचा कि आपका कोर्स इतना महंगा है, तो कोर्स आपका महंगा जरूर था, लेकिन आपने जो चीज बोली उतनी प्रोवाइड करवाने का काम किया। लेकिन लोगों ने क्या किया, केवल आपका जो है कोर्स के कंटेंट के अंदर यही काम किया कि उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी दी वो बहुत गलत दी है ना। तो जितना बोला गया उतना कभी नहीं दिया गया, और ना ही आपका ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया गया। तो वो चीज मेरे लिए नहीं पॉसिबल है ना। मैं आपको हो सकता है आज पैसे 2 फालतू ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी कॉस्टिंग इतनी ही आती है, लेकिन मैं बेवकूफ बनाकर आपको लूटने का काम नहीं करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ हूं, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप मत करिए, लेकिन आप ये बोलें कि देखो कोई भी चीज होती है उसकी एक आपकी अमाउंट होती है। और आप लोगों ने वहां पर भी तो वेस्ट करके उसके बाद भी तो आप में से आ रहे हैं, है ना। तो मैं आपको सिंपल बोलना चाहता हूं डियर वंस कि हम कई बार गलतियां कर देते हैं कि हमारा जो है कोर्स है, चलो हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा सस्ती चीज बुरी होती है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि हम अपना एनालाइज करके देखें, क्योंकि मार्केट जो है बहुत बड़ी बन चुकी है ये एजुकेशन की, और इस एजुकेशन की मार्केट में दिन बाय दिन यही हो रहा है कि लोग आपको जो है क्वालिटी कम दे रहे हैं और क्वांटिटी, मतलब आपको पोथियां पकड़ा रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए ये पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्या टॉपिक हो सकता है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे इन पार्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक्सप्लॉइट होते रहेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए हम जो है आपका प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपने आप के लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार से अपने पैसे की वेस्टेज ना करें। कम से कम बाहर से मार्केट को देखते हुए, एक एक्सपोजर अच्छा देखते हुए आप कभी भी इस प्रकार से चूज ना करें। पहले यह जानें कि क्या वो आपको वाकई में वो चीज दे रहे हैं जो आपको नीड है ना। क्या आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वो आपका जो है वहां पर जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो मैटर आपका जो है वो कैसा है, तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके जो है एक चीज से देखो, मैं आपको यहां पर बोल दूं कि मैं बहुत कुछ दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड में सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट देने के लिए रेडी बैठा हूं। एग्रीकल्चर के अंदर हम आपसे इतना वादा करते हैं कि जिस भी कंटेंट को हम हाथ लगाते
हैं, उस कंटेंट से अगर क्वेश्चन आपका बाहर जाता है और उस कंटेंट को हम पूरा नहीं करवाते हैं तो हमारे लिए वो एक शर्म की बात होती है। हम उसके लिए डूब मरने के लिए भी तैयार होते हैं अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको बोली गई और उसको अगर पूरा नहीं किया जाता तो अंदर से वो रिग्रेट फीलिंग आती है और वो हमेशा उसके लिए करते हैं, क्योंकि हमने एक वर्ड बहुत एक अच्छा ऐड किया हुआ है जिसको हम क्वालिटी स्पीक इटसेल्फ, है ना, ये वर्ड हमारे लिए हमेशा मैटर करता रहेगा डियर वन। तो आपको कई बार लगता जरूर है कि सर फीस इतनी, लेकिन आप बाद में रिग्रेट करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आज आप ही इस चीज को समझें और बाद में इस चीज के लिए रिग्रेट ना करें। ठीक है, तो मैं आपसे उस चीज के लिए जरूर माफी चाहूंगा कि हम इतना वो करते हैं, महंगा करते हैं, लेकिन मजबूरियां होती है डियर। आप उन चीजों को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा, है ना। चलिए तो वापिस आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपको मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटली एमएसपी कैलकुलेटेड ऑन विच मेथड, कि आपका जो एमएसपी है वो अभी करंट में किस मेथड के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है? A2 मेथड, A2 प्लस FL मेथड, या आपका C2 मेथड, या A2 प्लस FL प्लस C2 मेथड। देखिए गाइज, आपको पता होगा अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रेजेंटली एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए केवल 3 मेथड हैं। उन तीनों मेथड के नाम है आपके A2 प्लस FL और C2 मेथड। ये कोई मेथड नहीं है। आपका C2 मेथड जो होता है इसमें ही आपका A2 प्लस FL प्लस आपका लैंड रेंट इंटरेस्ट ये आपका इंक्लूड होता है। ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें? C2 मेथड के अंदर। A2 मेथड में क्या होता है? जो आपकी इनपुट कॉस्ट लगी है, जो आपकी फार्मर की क्या होती है? इनपुट कॉस्ट लगी होती है किसी क्रॉप के ऊपर, उस क्रॉप का आपका जो मतलब उसी के बेस पर क्या होता है? आपको एमएसपी दिया जाता है। अब आपका A2 प्लस FL में क्या हुआ? FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। FL का मतलब क्या होता है? फैमिली लेबर, कि आपकी जो फैमिली वर्क करते हैं उनकी भी आपकी कहीं ना कहीं सैलरी को ऐड कर दिया जाएगा, उस लेबर को ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका जो एमएसपी दिया जाएगा वो आपका होता है A2 प्लस FL मेथड के बेस पर। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा आज की सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका यही मेथड फॉलो अप किया जा रहा है। तो आंसर आपका क्वेश्चन का तो मैं दे चुका हूं कि A2 प्लस FL मेथड आपका प्रेजेंट टाइम में एमएसपी को, आज हमारी गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम 1.5 टाइम्स आपका एमएसपी देते हैं, तो वो एमएसपी जो है वो A2 प्लस FL का 1.5 टाइम है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा, आपने सुना होगा एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में। किसान बोलते हैं कि हमें एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमएसपी चाहिए, तो वो आपका क्या है? उसमें क्या होता है कि आपका A2 प्लस FL जो हमारा मेथड था वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस में हमारे जो फार्मर का लैंड है उसके रेंट का इंटरेस्ट भी यहां पर इंक्लूड करने की बात की है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने। उनकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है वो यही बोलती है कि इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो अभी इसको इंक्लूड नहीं कर पा रही है। तो जो आपका एमएसपी अभी प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है वो आपका A2 प्लस FL मेथड के ऊपर दिया जा रहा है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना, क्योंकि देखिए गाइस, आपके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन और भी एमएसपी के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हुए हैं पीछे भी, है ना, तो प्लीज उनको पढ़ने का काम करिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विच टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट। किस आपके मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो है आपका लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एरोबिक राइस, ट्रेडिशनल मेथड, या डेपोग मेथड। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, बहुत जल्दी से। तो हमारा क्या है यहां पर? सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन का मतलब है SRI मेथड, एरोबिक राइस सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड, या आपका डेपोग मेथड। देखिएगा गाइज, यहां अगर हम बात करते हैं सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन और आपका एरोबिक राइस या ट्रेडिशनल में तो क्या था? आप ट्रांसप्लांटिंग करते थे, है ना। डेपोग में क्या होता है? नर्सरी आपका जो टाइम होता है वो डिक्रीज किया जाता है, और इसी प्रकार से SRI में भी आप लोग क्या करते हो? आपका नर्सरी का जो टाइम होता है उसे आप डिक्रीज कर देते हो, है ना। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं आपके वाटर को कम यूज करने के लिए, इसमें तो ट्रेडिशनल है तो इसमें तो वाटर का कम यूज होगा नहीं क्योंकि आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो, तो ये तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं जाएगा, इसको तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए।
अब इन दोनों में से अगर हम देखें, इन तीनों में से देखें, तो इन दोनों की बात अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं सेम चली जाती है, तो उनमें से आप इसको चूज कर सकते हो। लेकिन फिर हमारे एरोबिक राइस की बात करते हैं, जिसको आप डायरेक्ट सीडिंग राइस भी बोलते हो, डीएसआर। तो आपका याद रखना कि हमारा जो सबसे वाटर कम रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट सीडिंग राइस में होता है। इसमें आप जो है पहले फील्ड के अंदर पूरे के अंदर जैसे आप बाकी क्रॉप की सोइंग करते हो, जैसे बाकी क्रॉप की आप ड्रिल मशीन से सोइंग करते हो, सेम वैसे ही सीड से इसकी क्या की जाती है, सोइंग की जाती है। और सोइंग के बाद जब क्रॉप ग्रो करती है तो उसके बाद उसमें वाटर जो होता है वो केवल फील्ड को वेट रखने के लिए होता है, बाकी आप उसमें प्रोवाइड बहुत कम पानी प्रोवाइड करवाते हो। और इसमें याद रखिएगा कि आपका वीड का अटैक जो होता है बहुत ज्यादा होता है। यहां पर आपका प्लांट के अंदर वीड का, जो फील्ड के अंदर वीड का अटैक बहुत ज्यादा रहने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज को जरूर याद करिएगा। और ये हमारा क्या है कि देखो लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कहीं आ जाता है कि कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, तो याद रखना ये भी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये भी हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब देखिए यहां पर कई बार टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको किसी टीचर ने बताया, मान के चलिए मैंने बता दिया है ना, तो मैंने आपको 4 मेथड जैसे कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के बता दिए, आप क्या करते हो उन्हीं चारों को रट के चले जाते हो, एग्जाम में कोई पांचवां भी आ जाता है, तो कई बार हम उसको माइंड को यूटिलाइज ही नहीं करते हैं और उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका 1 घंटे या आधे घंटे की क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको दे दिया जाए, और कई बार एग्जांपल के तौर पे ये सोचते हैं कि जैसे बच्चे हैं तो अपना खुद कई बार मैच्योर कर लेंगे माइंड को, क्योंकि मैं आपका इतना समझता हूं कि अगर आप माइंड को थोड़ा सा भी यूटिलाइज करते हो, अगर इसका थोड़ा सा भी यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारे आंसर्स को क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो प्लीज जब भी जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारा आज का ट्रेंड बन चुका है, आज हमारे एग्जाम के अंदर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनसे क्वेश्चन स्वाभाविक पूछे जाते हैं, इनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गए हैं, क्योंकि ये आपके न्यू टॉपिक हैं, बिल्कुल नए मतलब टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और इनके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आप जाके देखिए तो सही, आप जाके सुनिए तो सही उन्हें, है ना। लेकिन हमारी समस्याएं क्या है, हम सोचते हैं यार आज ही हमें सब कुछ मिल जाए, एक दिन में मैं क्रैक करके एफसीआई घर चलाऊं और दूसरे दिन मुझे 1.5 लाख हाथ में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा ना हर चीज के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज की। तो हमारा आंसर क्या होगा, एरोबिक राइस। नेक्स्ट है विच सिस्टम ऑफ सोइंग इज नॉट ए कंजर्वेशन ऑफ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। आपका FIRB, डायरेक्ट सीडिंग राइस, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या पडलिंग इन राइस। देखिए यहां पर याद रखना FIRB की अगर हम बात करते हैं, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ये हमारा क्या होता है, ये इसलिए आप इसको लगाते हो, इसको आप इसलिए यूज करते हो ताकि आपका पानी का लेस यूज हो सके, है ना। वाटर के यूज को लेस करने के लिए आप जो है FIRB मेथड मोस्टली जो है वीट के अंदर भी इसको फॉलो करते हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस की मैंने अभी बात की थी, ये आपका पानी को बचाने के लिए है, क्योंकि इसमें वर्ड क्या बोला गया कि आपका कंपोनेंट ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। देखो कंजर्वेशन टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन टिलेज 2 वर्ड हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, याद रखना मैंने क्या बोला, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो आपका ब्रॉड टर्म है, लेकिन जो हमारा कंजर्वेशन टिलेज है वो आपका एक उसका कंपोनेंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। तो मैंने क्या बोला, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन कंजर्वेशन टिलेज जो है वो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक आपका कंपोनेंट है। तो याद रखना कंजर्वेशन जो टिलेज होता है वो क्या होता है, जब भी फील्ड में आप मोर देन 30%, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोली जाती है वो यही होती है। कंजर्वेशन टिलेज की कोई और डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जब भी बोली जाएगी तो उसके बाद ये आपका कंपोनेंट जरूर आएगा कि मोर देन 30% जब आपका रेजिड्यू आप कंजर्व करने की बात करते हो सॉइल में, तो उसको आप यहां पर बोलते हो कंजर्वेशन टिलेज। रिड्यूस्ड टिलेज जो होती है वो आपका 15 to 20% होता है। मैंने क्या बोला कि 30% जो होता है आपका वो आपका रिड्यूस्ड टिलेज होता है, और लेस देन 15% अगर रेजिड्यू है फील्ड के अंदर तो वो हमारा जो टिलेज होगा वो आपका कन्वेंशनल टिलेज होगा। वो आपका क्या होगा, कन्वेंशनल टिलेज, जो आपका पुराने टाइम में आप लोग कर रहे हो। तो कंजर्वेशन टिलेज में मोर देन 30% प्लांट रेजिड्यू आपके फील्ड में अवेलेबल होता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली अपने पास रखिएगा। देखिए कंजर्वेशन टिलेज के इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बताया था कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है या डेपोग मेथड है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ही पार्ट आता है। आपके नेचुरल रिसोर्स को
बचाने के लिए इनको यूज करते हैं। लेकिन इनमें से अब यहां पर क्या है, तीनों तो आ गए, लेकिन पडलिंग इन राइस ये आप किस लिए करते थे? देखो इसको आप मेनली जो है यूटिलाइज करते थे आपके फील्ड के अंदर जो है वाटर पेनिट्रेट ना करे, लेकिन ये कंजर्वेशन टिलेज का पार्ट नहीं होता। इसमें आपकी जो सोइल होती है वो आप जब सोइल को, क्योंकि देखो कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है रेजिड्यू आपके फील्ड में अवेलेबल रहना, लेकिन पडली करने के बाद आपका फील्ड में रेजिड्यू बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल रहेगा, वो सारा का सारा सोइल में मिक्स कर दिया जाएगा और मल्चिंग की फॉर्म में वहां पर कोई भी रेजिड्यू आपका अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि यहां पर हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर कि आपका पडलिंग ऑफ राइस जो है या पडलिंग इन राइस जो है वो हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा किसके लिए, कि कंजर्वेशन टिलेज का कौन सा कंपोनेंट इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट है ब्राउन मैन्योरिंग इज जनरली रिकमेंडेड इन विच क्रॉप, कि ब्राउन मैन्योरिंग जो है वो इनमें से किस क्रॉप में आप रिकमेंड किया जाता है, वीट में, मस्टर्ड में, राइस में या पोटैटो में। देखिए साथियों आप लोग जानते होंगे हमारा ब्राउन मैन्योरिंग होता क्या है। ब्राउन मैन्योरिंग में आप क्या करते हो, जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है उसी को आप जो है राइस के फील्ड में लगा देते हो, उसको ग्रो करवा देते हो। आपके जो है ट्रांसप्लांटेड जो क्रॉप होती है उसके इन बिटवीन में आप ग्रो करवा देते हो, और कुछ दिनों के बाद जब वो आपकी मैच्योर हो जाती है, जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज के आसपास पहुंच जाती है, उस समय आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर आप 2,4-D का स्प्रे कर देते हो। किसका? 2,4-D का स्प्रे कर देते हो। 2,4-D के स्प्रे करने से क्या होती है, वो क्रॉप आपकी जल जाती है आपकी पूरी की पूरी, क्योंकि ब्राउन हो जाएगी। राइस के ऊपर 2,4-D का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका प्लांट जो होगा वो आपका वहां पर, क्योंकि हर्बिसाइड है ये 2,4-D, और जैसे ही उसके ऊपर गिरेगा वो उसको मतलब आपका जला देगा, उसके अंदर प्रॉब्लम, उसको आपका प्लांट खत्म हो जाएगा और वो आपका ब्राउन होकर, और उसके बाद वो मिक्स आपकी सोइल में हो जाएगा और वहां पर नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो ब्राउन मैन्योरिंग जो होता है वो इस प्रकार से होता है, क्योंकि प्लांट आपका ब्राउन हो जाते हैं पूरे के पूरे। जो आपके ब्राउन मैन्योरिंग, जो ग्रीन मैन्योरिंग का प्लांट है वो आपका ब्राउन हो जाता है 2,4-D के यूज से, और वो आपका सोइल में मिक्स होकर वहां पर नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ये चीज आपके लिए यहां पर याद रखना, किस में यूज करते हो, राइस में यूज करते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑयल कंटेंट इन राइस ब्रान, देखिए आपका ऑयल कंटेंट इन राइस ब्रान की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी हम इनके क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो इसमें आपका, क्योंकि 12 से वैसे 15% होता है ये, है ना, तो आपका याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं तो आपका ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एफसीआई की नेक्स्ट सीरीज के अंदर आपके लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और भी लेके आऊंगा, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, रुकिएगा। मैंने क्या बोला यहां पर कि एफसीआई के लिए नेक्स्ट आपके कंटेंट में कोशिश करें कि बहुत अच्छे क्वेश्चन और आए, जिससे आपको जैसे बफर स्टॉकिंग और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और वहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होंगे। तो प्लीज इनको भी आपका रीड आउट करने का काम करना, इनको आप स्टडी करने का काम करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलते हैं, उनको आप लिख लीजिए, चाहे उनके साथ जो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट उनको भी लिख लीजिए, है ना। तो आपका ऑयल कंटेंट क्रॉप जो होती है वैसे उनको भी पढ़ना पड़ेगा, और हमारा जो राइस ब्रान है उसमें ऑयल कंटेंट कितना है तो उसको भी हमने पढ़ना पड़ेगा। FSSAI स्टैंड फॉर, जो FSSAI है वो किसके लिए स्टैंड करता है या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है? फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फायर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अरेंजमेंट इनकॉर्पोरेशन, या फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे इसकी अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये 2008 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, है ना। 2008 के बाद और 2011 से इसको क्या आया था, आपका एनफोर्समेंट में आया था, और उसी के बाद लगातार कंटिन्यू जो हमारे फूड के अंदर जो एडल्ट्रेशंस हैं, या आपका मेनली जो है इसको आपका फूड सेफ्टी एक्ट जो आपका 2006 है उसके अंडर में ही इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं इसके रिलेटेड तो ये आपका जो फूड अडल्ट्रेशंस होती हैं, जैसे आपका डेयरी है, आपका होटल है, इनको आपको जो आपका जो एक्चुअल में जो मार्केटिंग जो उनका जो है क्या कहते हैं, उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाने का जो काम करता है वो कौन करता है? FSSAI करता है। और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फूड के अंदर अडल्ट्रेशन वगैरह ना हो, फूड के अंदर जो है आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर आपका क्या है? एगमार्क है ना, तो वो भी आप जरूर याद रखिएगा। और अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपका सर्टिफिकेशन कौन देने का काम करता है? वो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर में आपका जो है एपिडा करता है, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेटरी गारंटी प्रोग्राम के अंडर में भी दिया जाता है। तो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यहां पर आपका फूड एक्ट वगैरह भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी एक बार देखने का काम करिएगा ताकि अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका आंसर कर सकें,
ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट आपका यहां पर है अगला क्वेश्चन, एनरिचमेंट ऑफ लेक्स ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज, कि आपका जो लेक होती हैं उनके अंदर जो हायर कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का, वो उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर आपका नाइट्रिफिकेशन। देखिए गाइस, आपको पता होगा कि जब हमारे सोयल से जब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, जब वो आपकी लेक्स में चले जाते हैं, यूट्रोफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्रोफिकेशन, यू का मतलब होता है एनरिचमेंट हाई, और ट्रोफिकेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, खासकर नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जब आपकी वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो वहां पर जाकर क्या करते हैं, आपका जो एल्गा होते हैं या फिर जो वाटर प्लांट होते हैं, वाटर हाइसिंथ होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये ग्रोथ देने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट का एक कवरिंग होता है, या एल्गी का पूरा कवरिंग जो होता है वाटर बॉडीज के ऊपर बन जाता है, जिससे आपने देखा होगा कई बार पूरी की पूरी वाटर बॉडी ग्रीन कवर नजर आती है, तो वो आपका उसी की वजह से होता है, क्योंकि एल्गा ब्लूम जो होते हैं वहां पर पूरा का पूरा कवर कर लेता है, या वाटर हाइसिंथ कवर कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो आपकी वाटर की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर इंक्रीज इसलिए हो जाती है, और वहां पर प्रॉपर डिमांड पूरी ना होने की वजह से जो अंदर आपके जो लिविंग बीइंग है वो मरने लग जाते हैं ना। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है कि जो आपका वहां पर जो प्लांट को बायोलॉजिकल जो उनका वाटर बॉडी के प्लांट इंक्रीज होने से या फिर एल्गा ब्लूम इंक्रीज होने की वजह से जो वहां पर आपका लाइट का पेनिट्रेशन बिल्कुल बंद हुआ है, तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां पर आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम बंद हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पर आपका ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, लाइट की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, और उसको आप बोलते हैं क्या, आपका यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन मेनली जो है आपका डीडीटी या फिर आपका मरकरी की वजह से होता है, या आर्सेनिक की वजह से होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर आपका अलग अलग से, जैसे मान के चलिए छोटी मछली ने आपका कुछ लेड खा लिया या फिर आपका ये मरकरी खा लिया, तो उसके बाद वो अगली में चला जाएगा, फिर अगली में चला जाएगा, तो इससे वो एक बड़ा आपका कंपोनेंट बन जाता है, और ये आपके जो बायोमैग्निफिकेंट होते हैं, जो आपके कंपोनेंट होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, ये बॉडी के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, और उसके जो आपका ऑर्गेनिज्म जो उसको कंज्यूम करता है, तो वो आपका उसकी डेथ होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये है वाटर बॉडी के अंदर जो हमारे केमिकल जो अप्लाई किए जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर बायोमैग्निफिकेशन देखने को भी मिलता है। लेकिन इसका आंसर हमारा यूट्रोफिकेशन होगा। और इसी के साथ आपको अगर हम बात करें, जैसे वेल की बात करते हैं ना, वेल एक बहुत बड़ी मछली है, तो लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा था हमारा, जब इसको इनिशियल लेवल में बहुत बड़े मतलब खासकर अमेरिका की बात करें तो वहां पर इसका काफी बड़ा व्यापार था, तो वेल को मारा गया था। लेकिन बाद में अभी तो चलो वेल का जो आपका वेल मछली जो है उसका अभी तो आप शिकार नहीं कर सकते हो, अभी बैन हो चुका है, लेकिन उसका इनिशियल स्टेज में बहुत बड़े लेवल पर इसको जो है मारा गया था, खत्म किया गया था, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था, बहुत लोगों को फूड भी मिलता था, उसके ऑयल कंटेंट से आपको जो है एनर्जी मिलती थी, लाइट मिलती थी कहीं कहीं, है ना। उसके बाद अगर हम लाइट मींस कि उसको जलाने में यूज करते थे, उसके बाद उसमें से जो इत्र बनता था, तो काफी चीजों में उसका यूटिलाइजेशन होता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कार्बन का जो वहां पर उत्सर्जन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर व्हेल मछली अगर होती तो आज इतना बड़ा कार्बन जो है वो हमारा इतनी ज्यादा अमाउंट कार्बन की जो है एनवायरमेंट में नहीं होती। और कार्बन की अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउसेस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, या फिर आपका जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी अमाउंट जो है वो कार्बन का, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन आप जो बोलते हो ना, तो वो इतना अमाउंट एनवायरमेंट में आज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट के लिए वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज इन चीजों के लिए अगर हम बात करें तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के रिलेटेड खासकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको पढ़ने की कोशिश करना, और इनके रिलेटेड जो टॉपिक बताए हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करना, और आपके एग्जाम में ये लोग आपके हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। और फिर बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे आईसीआर नेट के जो आपका प्रिपरेशन है उसके लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई से हम बैच स्टार्ट करने चाहते हैं, और रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।